मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ ओपीडी। साथियों, इस प्रोग्राम में हम रोजाना हेल्थ ओपीडी लगाते हैं। इसमें हम किसी एक बीमारी को लेकर एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं जो उस बीमारी पर पूरी जानकारी, पूरे समाधान हमें समझाते हैं। ये हेल्थ ओपीडी हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको घर बैठे संबंधित बीमारी के बारे में आपको अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज हमने जिस रोग को चुना है वो है अस्थमा। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, सीने में जकड़न के साथ खांसी की समस्या देखने को मिलती है। इस तरह की समस्या अस्थमा से पीड़ित रोगियों में देखने को मिलती है। अस्थमा, जिसे आम भाषा में हम दमा भी कहते हैं, ये सांस से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जिसके कारण व्यक्ति को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मौसम और प्रदूषण के कारण अस्थमा के लक्षण बहुत गंभीर भी हो जाते हैं, जिनसे कई बार लोगों को अस्थमा अटैक का जोखिम भी पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि घर में धूल मिट्टी भी इसका कारण बन सकती है, जिससे बचने के लिए लोगों को हमेशा अपने साथ अस्थमा पंप लेकर घूमना पड़ता है। लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि अस्थमा की बीमारी आखिर होती क्यों है, इसके कारण क्या है, ये बीमारी होने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, हमें हमारी डाइट प्लान कैसे रखना चाहिए। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से इन सवालों के जवाब लेंगे। आज की हमारी हेल्थ ओपीडी में मौजूद है डॉक्टर पीपी बोस। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू समर, आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि अस्थमा आखिर होता क्या है, ताकि इस बीमारी के बारे में हमारे दर्शक आसानी से समझ सके। देखिए, एस्मा एक हमारी जो वायुमार्ग होती है, जो हवा नली जिसको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, उसके अंदर सूजन जब होती है तो उसकी हवा नली की जो रेजिस्टेंस है, उसकी जो हवा की जो रफ्तार है, उसकी खराश वो बढ़ जाती है, उसके कारण कठिनाई होती है। तो हवा नली के किसी के कारण सिकुड़न होने के कारण एस्मा के लक्षण पैदा होते हैं और ये पैदाशी बीमारी है और इसके लक्षण होते हैं खांसी, सांस फूलना, सांस से आवाजें होना। डॉक्टर, हर बीमारी के अपने कुछ कारण होते हैं। अस्थमा, जिसे कि आम भाषा में दमा भी कहा जाता है, आखिर ये बीमारी होती क्यों है? देखिए, एस्मा जिसको हम ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर होता है, वायुमार्ग के अंदर होता है। ये पैदाशी होती है, हमारे खून के रिश्तेदारों में से हमें ये जेनेटिक तौर पे मिलता है। बट हर एक के अंदर वो उस तरह की जेनेटिक टेंडेंसी होती है। बट अगर जेनेटिक टेंडेंसी के साथ साथ अगर कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स मतलब कोई रासायनिक ट्रिगर, चाहे पोल्यूशन हो, धूल मिट्टी हो, डस्ट माइट्स हो, पोलन्स हो या कोई फंगस हो, अगर आपकी रहन सहन ठीक ना हो, अगर वातावरण में कुछ इस तरह की चीज़ें उड़ने वाली चीज़ है तो आपकी हवा नली थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो बट पारिवारिक इनहेरिटेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जेनेटिक टेंडेंसी है, बट माहौल के साथ वो बढ़ता रहता है। डॉक्टर, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अस्थमा में हमारे फेफड़े काफी प्रभावित होते हैं। क्या ये सच है, और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, एस्मा जैसे मैंने आपको बोला है कि ये पैदाशी बीमारी है, ये खून के रिश्तेदारों में होता है। ये मतलब रिवर्सिबल डिजीज़ है, मतलब सीजन के साथ साथ कुछ ट्रिगर्स, कुछ रासायनिक ट्रिगर के साथ साथ ये बढ़ता है, अपने आप ठीक भी हो सकता है और दवाई के साथ भी ठीक होता है। ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, बट इसमें आपकी फेफड़े की कोई कमी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर उचित इलाज लेंगे। अगर उचित इलाज लेंगे तो एकदम नॉर्मल, मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं और आपको कोई कमी नहीं हो सकती है। बट अगर जो लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जो इलाज लेते नहीं हैं, जो इस तरह की तकलीफ को मतलब झेलते रहते हैं, तो उनको आगे चल के क्रॉनिक एस्मा के लक्षण हो जाते हैं, जिसके कारण हवा नली के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिक्सिटी, वो फिक्स हो जाती है और हमारी जो आगे की जो कोशिका है, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं, जो हमारे एयर बैग्स है, वो धीरे धीरे फैलने लग जाते हैं। तो ये एस्मा अगर प्रॉपरली इलाज लोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग इसको नहीं इलाज लेते हैं या जो इलाज को इग्नोर करते हैं या जिनको एक्सेस नहीं है, जो समझ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि सिंपल कोल्ड एंड कफ है, उनको आगे चल के लॉन्ग टर्म एस्मा की कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तब जाके वो क्रॉनिक एस्मा में बदल जाता है, जिसको हम सीओपीडी कहते हैं या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। अदरवाइज एस्मा बहुत ही सिंपल साधारण बीमारी है जो बिल्कुल रिवर्सिबल है। डॉक्टर, यूं तो सर्दियों के दिनों में अस्थमा के मरीजों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि पॉल्यूशन वाली स्थिति में भी अस्थमा के रोगियों की परेशानी बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, और जिन मरीजों को ये पता चल चुका है कि वो अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें इस बीमारी से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि प्रदूषण तो पूरे साल ही रहता है, बट इस समय जो विंटर के पोल्यूशन होते हैं तो हमारा जो बारीक जो पॉल्यूशन है वो नीचे आ जाती है, क्योंकि विंड स्पीड कम हो जाते हैं
और धुंध होने के कारण हमारी जो पोल्यूशन का जो एक्सपोजर बर्डन है, जिस रफ्तार से हम इनहेल करते हैं वो हमारे नाक के लेवल तक आ जाती है। तो हम इसको बहुत हाई लेवल में पोल्यूटेंट्स को इनहेल करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि पोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, उड़ने वाली चीज़ें, डस्ट माइट्स है, फूल के पराग है, मोल्ड्स है, डीजल के धुआं है, सिगरेट का धुआं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे लंग्स के अंदर वार करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इस समय विंटर पोल्यूशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम उस पोल्यूटेंट्स को बहुत हाई इंटेंसिटी में, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लेवल में इनहेल करने लग जाते हैं। तो जिनकी हवा नली संवेदनशील है, जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्मा है, जिनको एस्मा पहले हो चुका है, जो दवाई नहीं ले रहे, वो उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उनके एस्मा बिगड़ने लग जाता है। डॉक्टर, जिन मरीजों को अस्थमा की दिक्कत होती है उन्हें अक्सर नेबुलाइजर फिर पंप की सलाह दी जाती है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन लोगों को पंप रखने की जरूरत है और किन लोगों को नेबुलाइजर की, और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नेबुलाइजेशन एस्मा का इलाज नहीं है। नेबुलाइजेशन बहुत सारी दवाइयाँ होती है। एक नेबुलाइजेशन में 20 से 25 पफ्स होते हैं। एस्मा का, जैसे मैंने आपको बोला है कि एस्मा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। लाली बिल्कुल खत्म हो सकती है, खराश बिल्कुल खत्म हो सकती है, हवा नली के अंदर जो संवेदनशीलता है, जो उसकी जो रुकावट है, बिल्कुल खत्म हो सकती है। आपको प्रिवेंटिव इनहेलर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिवेंटिव और रिलीवर। जो आप नेबुलाइजेशन की बातें कर रहे हैं वो रिलीवर होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपको सर में दर्द हो रहा है, बार बार दर्द की गोली ले रहे हैं, वो तो उत्तर नहीं हुआ ना। तो इसमें प्रिवेंटिव इनहेलर होता है, जिसमें बहुत लो डोज में स्टेरॉयडल दवाई होती है, इसको हम ICS कहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, हवा नली खोलने की एक दवाई होती है, जिसको हम लावा कहते हैं। लावा और ICS ये रासायनिक बहुत लाइट डोज पे होता है। इनहेलर के जरिए अगर आप प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे तो आपकी हवा नली के अंदर लाली नहीं आएगी, खराश नहीं होगी, हवा नली खुली रहेगी। नेबुलाइजेशन इसका उत्तर नहीं है। उत्तर है आप उचित डोज पे उसको कंट्रोल करें। कंट्रोलिंग दवाई की जरूरत है, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटर। तो आप जरूर एक किसी पल्मोलॉजिस्ट या एस्मा विशेषज्ञ से मिलिए, जो आपको प्रिवेंटर दवाई के बारे में बताएगा। और प्रिवेंटर दवाई आप लेंगे तो बिल्कुल आप रिवर्सिबल डिजीज कर सकते हैं। ऑलरेडी 27 साल आपकी उम्र हो चुकी है, चीजें ये लेट हो चुकी है। हम चाहते हैं कि 14 साल के बाद एस्मा बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर 14 साल तक एस्मा, तो बिल्कुल हम रिवर्ट कर सकते हैं। फिर भी अभी तक ये लेट नहीं है। आप अगर प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे, प्रॉपर डोज पे लेंगे, तो आपकी नेबुलाइजेशन और ये सारी बातें खत्म हो सकती है। देखिए, नेबुलाइजर के बारे में हमारी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत अब नॉर्मल तरीके से नेबुलाइजेशन की, बिकॉज नेबुलाइजेशन बहुत सारी दवाइयाँ होती है। एक नेबुलाइजेशन 20 पफ के बराबर होता है। जिस चीज़ के लिए आप नेबुलाइजेशन करते हैं वो एक स्पेसर के जरिए कम दवाइयों से रिलीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, हम जैसे डॉक्टर जो पल्मोलॉजिस्ट अपने सेंटर में, हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, उसकी हाइजीन एक बहुत चीज़ होती है। घर पे कई बार उसकी सफाई प्रॉपर नहीं होती है, तो नेबुलाइजेशन के साथ साथ धूल मिट्टी चली जाती है। 10 में से 6 पेशेंट हमारे ICU में भर्ती होते हैं, नेबुलाइजेशन इंड्यूस इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया हो जाता है, उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो नेबुलाइजेशन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसको अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ स्पेसर से हो सकती है, इनहेलर से हो सकता है, उसकी नेबुलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और नेबुलाइजेशन हाइजीन, उसकी जो सफाई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। और फिजिशियंस और आम डॉक्टरों को भी समझाते हैं इसको अब्यूज ना कीजिए, इसको एक्सपर्ट के हाथ पे लीजिए, उनके एडवाइस से आप यूज कीजिए। डॉक्टर, अस्थमा के रोगियों में ये देखा गया है कि कई बार उन्हें अचानक अस्थमा का अटैक पड़ जाता है। ऐसे में मान लीजिए कि किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा और उसके आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने दर्शकों को ये कहा कि ये मूडी डिजीज है, अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है, पोल्यूशन के साथ बढ़ सकता है, तनाव के साथ बढ़ सकता है। मतलब आपकी घर के अंदर अगर पेट्स है, डैंडर्स है, डैंड्रफ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ट्रिगर जो बहुत बारीकी चीज़ से पकड़ सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, कारपेट से दूर रहना पड़ेगा, सीलन से दूर रहना पड़ेगा, धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, घर के अंदर धूप, जोत, अगरबत्ती, रासायनिक चीज़ें, प्रिजर्वेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें टिप्स है, उसको विस्तारित रूप में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो आपने जो सवाल पूछा है, अगर किसी को इस तरह की तकलीफ हो, जिसमें सांस की तकलीफ बढ़ रही है या सांस से आवाज़ें बढ़ रही हो, सांस नहीं ले पा रहे, सबसे पहले उसको रिलैक्स फील करना चाहिए। गोल गोल करके, होठों को गोल गोल करके सांस छोड़ना चाहिए। देखिए, होठों को गोल गोल करने से क्या होता है कि हमारी जो हवा नली के अंदर जो ट्रैपिंग ऑफ एयर है निकल जाती है। जैसे होठों को गोल, मतलब जैसे बटुआ ब्रीदिंग कहते हैं, नीचे वाली होठों को गोल कीजिए। जैसे हमें देखिए आप, जैसे हम सीटी बजाते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे हवा को छोड़िए, तो हवा नली आपकी खुल जाती है और आप अच्छा हवा ले सकते हैं। पहली दूसरी बात क्या है, घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। आपके पास अगर कोई रिलीवर इनहेलर है, जिसके जो हम रिलीवर कई नाम से आते हैं, जिसके अंदर मतलब हमारे, जिसको हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, एस्थलीन, वेंटोलिन, एस्थलीन, डिओलिन, इस तरह की कई तरह हमारे देश में दवाइयाँ मिलती हैं जो हवा नली को खोल देता है। ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं इसको। ब्रोंकोडायलेटर मतलब हवा नली, या आप स्पेसर के जरिए या
पंप के जरिए धीरे धीरे गहरी गहरी अगर सांस लेंगे, एट ए टाइम अगर 4 पफ ले लेंगे 1-1 मिनट बाद, और 1 घंटे में अगर 16 पफ लेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भागा दौड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप धैर्य रखिए, चीज़ों को ध्यान से रखिए, थोड़ी सी माहौल को ठीक रखिए, खुली हवा आने दीजिए, पर्सली ब्रीदिंग कीजिए, और रिलीवर इनहेलर को स्पेसर के जरिए, स्पेसर एक प्लास्टिक बॉटल जैसा होता है जिसके जरिए धीरे धीरे सांस को इनहेलर के जरिए लीजिए। इसको रिलीवर इनहेलर कहते हैं। जैसे मैंने बोला, कई सारी कंपनियां बनाती है, बेसिकली ये एस्थलीन या वेंटोलिन या डियोलिन के नाम से हमारे देश में पाया जाता है। डॉक्टर बोस, ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या अस्थमा से पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है? क्या इस बीमारी की कोई एज लिमिट भी होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के एस्मा आता है। यूजुअली एस्मा कम उम्र में शुरू हो जाती है, ये हमारे परिवारों में चलता है, बट कुछ एस्मा कम उम्र में शुरू हो जाती है, चाइल्डहुड एस्मा कहते हैं। कुछ एस्मा थोड़े से एडल्ट एज में शुरू होता है, बट इसकी मतलब दोनों के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। जो चाइल्डहुड एस्मा में एलर्जी का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी कंपोनेंट जिसको कहते हैं, कि बॉडी की जो रासायनिक जो कोशिका है वो ज़्यादा गंभीर तरीके से असर करती है, तो वो एलर्जिक होता है यूजुअली, और उसके जो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं अगर हम ढंग से उसको इलाज करें। और 14 साल से पहले अगर हम बहुत ही मॉनिटरिंग करें एक चाइल्डहुड एस्मा को, ठीक भी हो सकता है। कई बार हम क्योर की बात भी करते हैं, बट जो एडल्ट ऑनसेट एस्मा होता है वो कई बार परसिस्टेंट करता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तब तक वो बॉडी के अंदर कई मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। बट आज की तारीख में जो साइंस है, जो इनहेलर के डोज है, जो जिस तरीके से हमारी साइंस तरक्की की है, जिसको हम डिलीवरी डिवाइसेस कहते हैं, जो रासायनिक दवाइयाँ आई है अलग अलग तरीके से, हम बहुत ही सुरक्षित और एक संतुलन जिंदगी बिता सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल कोई अटैक्स के, हमें बिल्कुल सारे अटैक को हम रोक सकते हैं। तो उस तरह की साइंस आ गई है, और उसको हम इनहेलर कहते हैं, और इसमें दवाइयाँ बहुत ना के बराबर होती है और सीधी हवा नली में जाती है। अलग अलग तरीके हैं। आप ब्रेथ एक्चुएटेड डिवाइसेस आते हैं आजकल, स्पेसर के जरिए दे सकते हैं, ड्राई पाउडर के जरिए दे सकते हैं, बट कोई भी तरीका आप लीजिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो करेंगे तो एस्मा देखिए, क्योर तो नहीं होगा ये बीमारी जैसे मैं, बट आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, शुगर को दवाइयाँ खाते हैं, बट इससे अगर आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो पूरी जीवन, आपकी जीवन में की जो लॉन्जिविटी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहती है। आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, जो एस्थमेटिक्स हैं, जो दौड़ते हैं, पूरी जीवन एकदम खुशहाल से जिया है, उनको कोई कमी नहीं हुई है। डॉक्टर बोस, गर्मियों के मुकाबले कहते हैं कि सर्दियों में अस्थमा की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में धूल, मिट्टी, आंधी, लू, या फिर यूं कहें कि पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा के मरीजों को दिक्कत हो जाती है। ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है? यानी अस्थमा के मरीजों को अलग अलग मौसम में किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, क्या होता है कि हर एस्मा की, जिसको हम कहते हैं, अलग अलग छवि होती है, जिसको हम फिनोटाइप होती है, शक्ल सूरत होती है। होता तो एस्मा सारा हवा नली के ऊपर दोष, जैसे हवा नली के ऊपर दोष होता तो सांस से आवाजें, खांसी और इस तरह के लक्षण होते हैं, बट हर एक की अलग अलग शक्ल सूरत होती है। कुछ एस्मा होता है एलर्जी का एस्मा है, जैसे मैंने बोला। कुछ एस्मा गर्मियों में भी होती है, गर्मियों में ह्यूमिडिटी के साथ होती है। ह्यूमिडिटी मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे रेन्स के बाद जो ह्यूमिडिटी होती है, उससे भी एस्मा की ह्यूमिडिटी हमस एस्मा को खराब करता है। कोई विंटर के साथ होता है, क्योंकि विंटर के पोल्यूशन के साथ ट्रिगर करता है। कुछ एस्मा होते हैं पोलन रिलेटेड, जैसे पोलन आपने, जैसे जो फूलों के जो रेणु होती है, पराग उड़ते हैं, वो वसंती ऋतु में भी उड़ सकते हैं और ये शरद ऋतु में भी उड़ सकते हैं। कुछ पोलेंस के साथ हो सकते हैं। कुछ मान लीजिए हमारे बाकी रासायनिक चीज आके ऑक्यूपेशन के साथ हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोयले के खान में काम करते हैं, गन्ने के खेत में काम करते हैं, या बर्ड्स पालते हैं, या आपके, तो डिपेंड करता है कि आपका माहौल क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस परिस्थिति में है। ऐसा नहीं है कि विंटर के साथ होता है या समर के साथ होता कभी भी हो सकता है। सिर्फ हमें देखना पड़ेगा हमारी कौन सी फिनोटाइप, हमारी कौन सी छवि है, हमारी कौन सी ट्रिगर्स है। उसके लिए एक मीटर होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेदोमीटर। एक छोटा सा ऐसा मीटर जैसा होता है, उस ब्रेदोमीटर से सुबह शाम अगर फूंक मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक साल में कि आपकी डिप कब होती है। क्योंकि डिप होने, बहुत गंभीर डिप होने से पहले अगर थोड़ा सा भी अगर कंजेशन होने से, जैसे शुगर वालों के ग्लूकोमीटर से अपना शुगर चेक कर सकते हैं, वैसे हमारे पास पीक फ्लोमीटर है या ब्रेदोमीटर, जिससे हम एस्मा को मॉनिटर कर सकते हैं। तो दर्शकों में यही कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है गंभीर एस्मा गंभीर बीमारी है या विंटर या गर्मियों में होता है। सिर्फ हर एक की अलग अलग पहचान है। आप देखिए कौन सी चीजें ट्रिगर करती है। कुछ फूड रिलेटेड भी हो सकती है। तो आपको अपनी
चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और थोड़ा सा डिटेक्टिव प्ले करना चाहिए और डॉक्टरों से डिस्कस करके वो उसको प्लान करना चाहिए। डॉक्टर बोस, अब तो देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर छोटे बच्चों को कैसे अस्थमा से बचाया जा सकता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा एक गोद के बच्चे को भी हो सकता है, ये जेनेटिक है, ये परिवारों में रन करता है। अगर बच्चों को एस्थमेटिक है तो सबसे पहले प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ पल्मोलॉजी से मिलकर उनका एस्थमा का एक्शन प्लान करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि बच्चों को एस्थमा है तो उसको इलाज नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में हफ एंड पफ किट बच्चों का एक डिवाइस आ चुका है जिसके जरिए बहुत आसानी से हम दवाई को पहुंचा सकते हैं। बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी मैं कहना चाहूँगा। कई बार हमने देखा कि बच्चों के आसपास में बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसमें बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों के साथ पेट्स होते हैं, पेट्स के साथ क्योंकि हम लोग स्वेट करते हैं, पेट्स अपने शरीरों को चाटते रहते हैं, उनकी जो थूक और बालों के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, डेंडर। तो पेट के साथ बच्चे को नहीं पड़ने देना चाहिए अगर एस्थमेटिक हो। कुछ बच्चे सॉफ्ट टॉय से खेलते हैं, उसमें धूल मिट्टी अट्रैक्शन हो जाती है, उससे भी बिगड़ जाता है। कुछ लोग कारपेट में बैठे खेलते हैं, कारपेट के अंदर डस्ट होता है, उससे भी डस्ट माइट्स ये भी ट्रिगर करता है। कई बार मैंने देखा मदर स्पेशली नहाने के बाद बहुत ज़्यादा पाउडर छिड़कते हैं, उससे भी वो हमारे लिए भी जाके ट्रिगर करता है। तो आपको ये सब चीज़ें ये ट्रिगर से बचाना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, पाउडर, डेंडर, कारपेट डस्ट, और बच्चों को एकदम फ्री रखना चाहिए ताकि फ्लो ऑफ एयर अच्छा हो। तो ट्रिगर के बारे में भी सोचना चाहिए। और कई बार थोड़े से बड़े बच्चे प्रिजर्वेटिव, कैंडी, चॉकलेट खाते हैं, उससे भी बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर एस्थमा है तो एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए, उसकी प्रॉपर इलाज कीजिए और ट्रिगर से भी बचिए। डॉक्टर कहते हैं कि हर बीमारी में हमें अपने खान पान का ध्यान कायदे से रखना चाहिए। जहां तक अस्थमा का सवाल है तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस बीमारी में उन्हें क्या डाइट प्लान रखना चाहिए। साथ में ये भी समझाइएगा कि अस्थमा के मरीजों को किन चीजों के सेवन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, एस्थमा या कोई भी अच्छी जीवन जीने के लिए आपको एक अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है। रादर मैं डाइट नहीं कहूँगा, न्यूट्रिशन करूँगा। आहार बहुत संतुलित होना चाहिए। जैसे हम 5 चीज़ों से बने हैं, 5 तंत्रों से बने हैं, हम 5 चीज़ों की जरूरत है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। वैसे एक संतुलित आहार होनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें ना होनी चाहिए एस्थमेटिक में, जैसे प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड्स, डब्बे वाली जूस, एरेटेड ड्रिंक्स, मेटाबाइसल्फाइड, जो चाइनीज सॉस, ये सब एग्रेवेट कर सकता है। तो रासायनिक चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए, बर्फ वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल नेचुरल फूड लेना चाहिए। और आहार तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिससे एक रासायनिक चीज़ें निकलती है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, वो एस्थमा को एग्रीवेट कर सकता है। जैसे केला अंगूर होता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट हर एक एस्थमा की इलाज पहचाने में ऐसी देखा जाए तो ऐसी कोई फूड की रेस्ट्रिक्शन जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बहुत हाई एलर्जिक एस्थमा है तो हम कई बार फूड एलर्जी टेस्ट करके पता करते हैं किससे एलर्जी है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंथेटिक चीज़ें नहीं देंगे, एरेटेड चीज़ें नहीं देंगे, रासायनिक चीज़ें नहीं देंगे, एक संतुलित भोजन एस्थमा के लिए अच्छा है और हर एक के लिए अच्छा है। कोई अलग स्पेसिफिक आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर बोस, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने पर या फिर ज्यादा देर तक बोलने में भी अस्थमा के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे तो रिवर्सिबल है। तो उसके अंदर बहुत अच्छी एक जीवन शैली के अंदर एक प्रोटोकॉल अनुशासित होना पड़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी तरह चलेंगे, अगर धूम्रपान नहीं करेंगे तो एस्थमा रिवर्सिबल है। बट मान लीजिए कोई एस्थमा किसी कारण से बिगड़ गया, जो वो चीज़ हो नहीं पाई, चाहे उसके जीवन काल में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसके कारण उसका वजन बढ़ गया, या धूम्रपान करते थे आज छोड़ गए तो एस्थमा कॉम्प्लिकेट कर गया, आप ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं, तब वो चीज़ें गंभीर हो जाती है। उसके लिए भी बहुत साइंस तरक्की कर चुकी है, उसमें भी अलग अलग दवाई आ चुकी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आप एक्सपर्ट से जुड़िए, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कीजिए। और जो मॉडिफिकेशन चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लीजिए उनको एस्थमा हो रहा है, प्रोफेशन ऐसा है, चढ़ना पड़ रहा है, उसमें उनको तकलीफ हो रही है, तो रिलीवर इनहेलर की जो बात मैंने कही है, एस्थेलिन, डिओलिन और ये जो वेंटोलिन तरीके की जो ब्रोंकोडायलेटर है जिसको हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, जो इस तरह की इनहेलर आप जेब में रखिए, उसको कोई भी एक्टिविटी करने के बाद 2 पफ ले सकते हैं जिसकी आपकी हवा नली खुल जाती है और 5 से 6 घंटे आप संतुलन महसूस कर सकते हैं। तो रिलीवर इनहेलर को कैरी करना चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगा जो एस्थमा बिगड़ जाता है, समय के साथ बिगड़ता रहता है, उसमें बहुत सारी बातें होती है। हमें एक अच्छी लंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की हमें देखना पड़ता है कि कई बार हम सोचते हैं कि सांस फूल रही है, बट उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है आपके उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, उसको इंप्रूव करना चाहिए।
क्योंकि सांस अगर आपकी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो भी आपको लगता है कि वर्कलोड ज्यादा हो रहा है। कि अगर हीमोग्लोबिन कम है उसको इंप्रूव, महिलाओं में कई बार देखा एस्मेटिक हमारे पास आते हैं, पर उनके हमने लोहे का लेवल चेक किया, आयरन लेवल चेक किया, हीमोग्लोबिन चेक किया, वो बहुत कम होता है, उसको देखना चाहिए, आपके हाथ में है। तो आहार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। धूप, अब किसी क्लोज स्पेस में दुनिया काम कर रही है, क्लोज स्पेस से, उससे क्या होता है, धूप से आप दूर रहते हैं। जब धूप नहीं लगती है तो आपकी विटामिन डी कम होता है, विटामिन डी कमी होने के कारण मसल्स वीक हो जाते हैं, तो विटामिन डी का भी सेवन करना चाहिए। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल की बातें हैं। एक फिटनेस होनी चाहिए, आइडल वेट होना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और उसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूं। मैं एक सिंपल चीजें मैं कहता हूं दर्शकों को जो कर सकते हैं, जैसे हमारे देश ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, डिवाइन, संग बजाना, जैसे कॉन्शियल बजाना एक बहुत अच्छा लंग एक्सरसाइज है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बांसुरी बजाना, तो एनीथिंग जो लंग्स की एक्सपेंशन बढ़ाता है, जो लंग्स की जो एक्सेलेशन बढ़ाता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया बढ़ाता है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि लंग्स के दो कंपोनेंट, सांस लेना, सांस छोड़ना। अगर सांस छोड़ना और एक्सेलेशन आप बढ़ाएंगे बाई टेक्निक से, जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ब्रीदिंग टेक्निक से, तो आप ये चीजों से जूझ सकते हैं। डॉक्टर बोस, अक्सर ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें सांस की प्रॉब्लम है। आपका क्या नजरिया है? ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे पता लगाया जा सके कि उनका एनर्जी लेवल कितना हाई है, और उस टेस्ट से अस्थमा के बारे में भी जानकारी मिल सके? मॉनिटर है जो आपके पास हो सकता है, 300-400 रुपए का होता है, जिसका नाम है ब्रेदोमीटर या पीक फ्लोमीटर, जैसे एक ग्लूकोमीटर के जैसे, वो से आप नाप सकते हैं हर डॉक्टर के पास। बट अगर आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आएंगे, उनके पास एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं लंग फंक्शन मशीन या पीएफटी मशीन, पल्मोनरी फंक्शन मशीन, जिससे आप कितनी ऑक्सीजन की, कितनी हवा नली के अंदर उसकी जो वायु मार्ग में रेजिस्टेंस है, वो कसाव है, उसको नाप सकते हैं, और कितनी उसमें सुधार हो रही है दवाई के साथ, रिवर्सिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के जरिए हम जान सकते हैं। आज की तारीख में एलर्जी को नाप सकते हैं हम कोशिका के लेवल में। ये सारे टेस्ट हैं और ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ते और साधारण टेस्ट है, इसको हम कर सकते हैं। डॉक्टर बोस, आपने अस्थमा से जुड़े तमाम सवालों के जवाब बड़ी ही बारीकी के साथ हमें समझाए। आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि जो अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें अगर आप अपने आप को सांस संबंधित अनुशासन को बिलीव करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह उठ के सूर्य किरण का उपभोग करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, शंख बजाना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप एक संतुलित भोजन लेंगे सुबह उठ के 5 चीजों का, उससे आपको लंग्स की मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर जाती है, उसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एस्मेटिक हैं तो इनहेलर से बिल्कुल मत डरिए। इनहेलर बहुत ना के बराबर दवाई होती है, वो अगर प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे तो आप एक नॉर्मल से भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लोग बहुत अच्छे किए, सिर्फ प्रिवेंटिव इनहेलर के कारण इन्होंने जिंदगी को बहुत खुशहाल जिया है। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर पीपी बोस ने अस्थमा से जुड़ी कई अहम बातों को हमें बारीकी से समझाया। यकीनी तौर पर ये जानकारी अस्थमा से जुड़े रोगियों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर पीपी बोस, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं इंडिया टीवी के साथ। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई बीमारी के समाधान के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, स्वस्थ रहिए, अपना खान पान ठीक रखिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।